हेलो बच्चों, ये डायग्नोसिस टेस्ट के पार्ट सेकंड में तुम सबका मोस्ट वेलकम। और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी बहुत ज़रूरी है। चलो, डायग्नोसिस टेस्ट का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इस एकदम एक लाइन में हम इसके उद्देश्य को बता सकते हैं कि ये इस टेस्ट का उद्देश्य होता है कि बच्चे के लर्नर के टॉपिक विशेष को लेकर के क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या और क्या उसकी कमज़ोरी है, और ऐसा क्या रह गया है जो अभी उसे बताना बाकी है उस टॉपिक में, जो कि हम बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा दिया है और नहीं आया। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखना चाहिए, उद्देश्य होता है डायग्नोसिस टेस्ट का कि हम ये देखें पिन पॉइंट, एकदम पिन पर चोट करना, पता नहीं, बिल्कुल नेल करना उस जगह को। ये इसका उद्देश्य होता है कि जो बच्चे की कमज़ोरी है, क्यों है, उसको हम कैसे दूर करें। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके, डायग्नोसिस टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। सबसे पहले कि ये स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में बात करते हैं हम, इसमें ये ओवरऑल बात नहीं करते हैं कि मैथ्स में नहीं, हम क्या बात करेंगे, ज्योमेट्री के कंस्ट्रक्शन में अगर वो बच्चे का नहीं काम हो रहा है, ठीक समझ आ रहा है, तो वहाँ उसकी वो स्किल पर हम काम करेंगे। दूसरा क्या है, इसमें बाकी और जो स्किल्स होती हैं, मतलब मैथ्स के सारे एस्पेक्ट को डील करते हैं हम, उन सारे एस्पेक्ट को डील करते हुए हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जिस जगह पे वो कमज़ोर है उसको नए तरीके से पढ़ाते हैं और ये बच्चे को समझ में आ जाए इसकी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैथ्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन यानी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारी स्ट्रीम पर बात करेंगे, लेकिन ध्यान किस पर देंगे, उस पर जो नहीं आ रहा है, जो नहीं समझ पा रहा है, या जिस पर बच्चा ध्यान नहीं देता है उस पर ध्यान देंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक है डायग्नोसिस टेस्ट के। फिर ये एक बार में नहीं समझ आ जाता है कि हमको एक ही बार में डायग्नोसिस टेस्ट ले लेना है। ये रिग्रस कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बाद ये एक निर्णय लिया जाता है, टीचर ले पाता है कि बच्चा इस विषय विशेष में कमतर है, इस बिंदु का, इस लर्निंग पॉइंट पे थोड़ा कमतर है। यानी बहुत सारे सबसेट बनाए जाते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के पहले, ये जानने के लिए कि बच्चा यहाँ कम है। ठीक है, क्यों कम है वो हम डायग्नोसिस टेस्ट में देखते हैं। इस टेस्ट की सहायता से हम बच्चे के बाकी सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेट कर देते हैं और ये भी जान जाते हैं कि बच्चे का सबसे मजबूत पक्ष क्या है और सबसे कमज़ोर पक्ष क्या है। ये इस टेस्ट के, डायग्नोसिस टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब इस टेस्ट को हम तैयार कैसे करते हैं, है ना, तो प्रिपरेशन। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं या किसी एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहला क्या काम करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। ठीक, कि हमने प्लान किया कि भाई हम महीने के 12 तारीख को इस सब्जेक्ट का डायग्नोसिस टेस्ट लेंगे। ठीक, ये हमने प्लानिंग की। अब जब प्लानिंग की तो उसमें, उस टेस्ट में हम क्या कहेंगे, क्या क्या लेंगे, यानी कि दूसरा पॉइंट होएगा राइटिंग आइटम्स, मतलब कितने क्वेश्चंस हम रखेंगे उसमें। क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आइटम बोलते हैं, कितने क्वेश्चंस हम रखेंगे वो सब लिख लेंगे। फिर अब अलग अलग बैठ के दिमाग में जब बात आ रही है, रैंडम बात आ रही है, सब बातों को हमने एक जगह लिखा। अब उन बातों को एक साथ एक जगह पे रख करके टेस्ट के रूप में बनाएंगे, असेंबल टेस्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम ये चीज़ें कर लेंगे तो हम एग्ज़ाम वाली डेट पे पहुंच जाएंगे 12 तारीख को, जब हमको डायग्नोसिस टेस्ट लेना है।
तो वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ हम बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, एक डायरेक्शन देंगे और ये भी डिसाइड कर लेंगे हम कि नहीं, उनको गाइडेंस भी देंगे और गाइडेंस डायरेक्शन देने के समय ही हम स्कोरिंग की भी प्रिपेयर कर लेंगे। वो हमारा अपना काम, पहले डायरेक्शन जो देंगे उस डायरेक्शन में हमारा प्रिपेयर्ड क्या क्या होगा, स्कोरिंग की भी हमारी प्रिपेयर होगी। उसके बाद रिव्यू करेंगे टेस्ट का, जो टेस्ट हमने बनाया है उस टेस्ट को रिव्यू करेंगे एंड ये प्रोसेस चलेगी। एक तरीके का तुम्हारा ये समझ लो माइक्रो टीचिंग के जैसा कि जब तक हम बिल्कुल कंफर्म ना हो जाएं अपने क्वेश्चंस को लेके तब तक ये प्रोसेस चलेगी। क्या? प्लानिंग, और दूसरे नंबर पे राइटिंग ऑफ द आइटम्स, लिखते जाओ राइटिंग ऑफ द आइटम्स, तीसरे नंबर पे असेंबलिंग टेस्ट, चौथे नंबर पे प्रोवाइडिंग डायरेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की, ठीक है। और फिर पांचवें नंबर पे रिव्यूइंग द टेस्ट और फिर प्लान। ये है हमारा डायग्नोसिस टेस्ट के प्रिपरेशन का तरीका, ठीक है। कैसे तय है? पहले प्लान करेंगे कि सब्जेक्ट का लेना है, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को लिखेंगे जिन क्वेश्चंस के बारे में हमको बच्चों से जानकारी प्राप्त करनी है, और ये जानकारी हम लर्निंग पॉइंट पे, जहाँ पे उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टी है उस बिंदु से ये प्रश्न निकालेंगे। फिर क्वेश्चंस को असेंबल करेंगे, क्वेश्चंस को असेंबल करने के बाद में टेस्ट के फॉर्म में असेंबल करेंगे। उसके बाद में हम ऊपर जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना, वो डायरेक्शन बच्चों को लिखेंगे कि आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न का इतना नंबर है। स्कोरिंग प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की, रिव्यूइंग द टेस्ट एंड प्लान, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? असेसमेंट आइडियाज, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आइडिया। किस तरीके का हम इसमें असेसमेंट टेस्ट लेंगे, किस तरीके से हम इसका प्रश्न बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला, सबसे सिंपल टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटन ले लेंगे टेस्ट कि हमने 12-15 क्वेश्चन क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, या फिर क्विज के रूप में ले लेंगे। उसके बाद इस टेस्ट की सक्सेस का क्राइटेरिया क्या हम रखें, किस क्राइटेरिया पे टेस्ट हमारा सक्सेस होएगा। फिर जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी करिकुलम के द्वारा बच्चे सीख जाएं, इस बात को लेकर के ये टेस्ट उस अचीवमेंट को प्राप्त करता है। अगर हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चे मैथ्स के सारे स्ट्रीम को समझें और सारे स्ट्रीम के साथ में आगे बढ़ें, तो इस टेस्ट की सहायता से हम वो एक्सपेक्टेशन को अचीव कर सकते हैं। ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के जैसा भी यूज़ हो सकता है। हालांकि अभी हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करें, पर ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के जैसे भी हम इस टेस्ट के क्वेश्चंस को रख सकते हैं। कितने तरीके का डायग्नोसिस टेस्ट होता है? जब इतना हो गया कि हम कैरेक्टरिस्टिक, हमको पता, पर्पस मालूम चल गया, कैरेक्टरिस्टिक मालूम चल गई, कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन का एक खाका हमारे सामने आ गया, कितने तरीके के हम ले सकते हैं टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट में, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने तरीके के डायग्नोसिस टेस्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला है प्री टेस्ट। ये जो प्री टेस्ट होता है ये कंटेंट बेस होता है और बच्चों की एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। इसमें ये जानने का कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों के माध्यम से, बच्चों की, कि उनकी स्किल क्या है और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या क्या हैं। जब इस तरह के कॉम्पिटेंसीज़ और स्किल के बारे में जानने के लिए हम टेस्ट तैयार करेंगे डायग्नोसिस टेस्ट, तो जो टेस्ट होगा वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होगा। और जब हम बच्चों की एबिलिटी, क्षमता और कंटेंट बेस्ड क्षमता के बारे में जानना चाहेंगे तो प्री टेस्ट लेंगे। उसके बाद में डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेस, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के बारे में, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटेंट को भी
इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इंटरव्यू, छोटा सा 10 मिनट का, हर एक बच्चे से मेन टू मेन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ईच वन टीच वन। यहाँ ईच वन टीच वन वो नहीं है कि तुम जाओ घर जाके पढ़ाओ। यहाँ पे टीचर जो है एक अकेला एक के साथ में रहेगा, यानी मेन टू मेन डिस्कशन इंटरव्यू में। इंटरव्यू जैसे इंटरव्यू यानी कितने तरीके के हो गए हमारे टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस? 1 2 3 4 तरीके के। प्री टेस्ट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेस और इंटरव्यू। ठीक, इनमें से कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के लिए। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, बनाया कैसे जाएगा डायग्नोसिस टेस्ट को? जब हम बनाएंगे तो हम इसमें किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है? तो सबसे पहली बात है कि हमें वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, जिस प्रॉब्लम पे हमें काम करना है। और इस पहले ही बात कर चुके हैं हम कि जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, मार्क्स नंबर जो टेस्ट में आ रहे हैं वो, या बच्चे का क्लासरूम बिहेवियर या क्लासरूम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के दौरान बच्चा जैसे रिस्पॉन्स देता है, उस पर बेस ये हम प्रॉब्लम एरिया डिस्कस करते हैं, निकालते हैं, ढूंढते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरिया। उसके बाद कंटेंट को एनालाइज करते हैं, डिटेल्ड कंटेंट एनालिसिस, मतलब हम पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ रह गया। जब कंटेंट के एनालिसिस की बात होती है तो हम हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, अपनी एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी को भी एनालाइज करते हैं। उसके बाद सारे लर्निंग पॉइंट को एक जगह पे लिस्ट आउट करते हैं, एक जगह पे तैयार कर, सारे लर्निंग पॉइंट जितने हैं हमारे, क्योंकि प्रॉब्लम एरिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? देखेंगे मैथ में हम लोग ये पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक में पढ़ाते हैं, अलजेब्रा में पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री में ये पढ़ाते हैं, ऐसे करके सारा लर्निंग जितना हमने पढ़ाया है सारे लर्निंग पॉइंट को एक जगह पे लिस्ट करेंगे। उसके बाद वो सारे जो लर्निंग पॉइंट हमने एक जगह पे रखे, उन सारे लर्निंग पॉइंट को लॉजिकल सीक्वेंस में सेट करेंगे। ध्यान रखना कहाँ पे कैसे सेट कर रहे हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में उसको हम सेट कर रहे हैं। उसके बाद सारे हर एक लर्निंग एरिया से एक क्वेश्चन तैयार करेंगे, बनाएंगे। हर एक जितने लर्निंग एरियाज हमने निकाले हैं, जितने लर्निंग पॉइंट हमने लिख रखे हैं, हर एक लर्निंग पॉइंट से एक क्वेश्चन बनेगा। तभी तो मालूम चलेगा कि बच्चा का कौन सा पक्ष कमज़ोर है, कौन सा नहीं और क्यों। उसके बाद जो क्वेश्चंस हमने बताए उन सब बनाए, उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ क्लब करना और लर्निंग पॉइंट्स के साथ में उन्हें रखना। इतना तो हो गया, हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस को जब बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे, बच्चों को देंगे, उसके पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं ना, तो बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि भाई आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसके लिए आपके पास 20 मिनट का समय है, हर एक प्रश्न को आपको हल करना है, कोई प्रश्न बिना हल किए नहीं छोड़ना है। ऐसे मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन देने होंगे। उसके बाद में स्कोरिंग की तैयार करनी होगी। स्कोरिंग की नंबर, हर क्वेश्चन के कितने नंबर देंगे, कैसे उत्तर आएगा तो उसके कितने नंबर देंगे, इस तरीके से 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर करके हम स्कोरिंग की तैयार करते हैं, मार्किंग की तैयार करते हैं। उसके बाद में ये जो हमने सब क्वेश्चन पेपर तैयार किया वो स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं। हर एक बच्चे के पास में उनका अलग एक टेस्ट पेपर सबके पास होता है। ये बताते हुए उनको दिया जाता है 20 मिनट में, टाइम आपका है 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जितना भी तुम्हें लगता है कि इतनी देर में बच्चा ये टेस्ट सॉल्व करके हमको दे देगा, उतना समय देना होता है। फिर उसके बाद उस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट होता है। ये तुम्हारा डायग्नोसिस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के पॉइंट्स हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब जब हम
डायग्नोसिस टेस्ट कंस्ट्रक्ट करके बच्चों के सामने दे करके उनसे टेस्ट पेपर ले करके उसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उस टेस्ट को इवैल्यूएट करते हैं, तो जो हमको रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट पर बेस्ड हम रिमीडियल स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। अब समझ में आया? जब हम लोग पहले बात कर रहे थे कि किसी भी एक क्लास के शुरू होने से पहले जो टेस्ट बच्चों के को दिया जाता है, जिस टेस्ट के माध्यम से बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है, उसको हम डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। अब जब इतना सारा ये कंस्ट्रक्ट करके टेस्ट पेपर इवैल्यूएट करके जब हम देखते हैं तो हम ये निर्णय पे निकलते हैं कि भाई बच्चों को इस सब्जेक्ट, इस लर्निंग पॉइंट में दिक्कत है, तो इस लर्निंग पॉइंट के लिए हम किस तरीके की रिमीडियल स्ट्रैटेजी तैयार करें। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? रिमीडियल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजीज फॉर रिमीडियल टीचिंग। उपचारात्मक, भाई कोई समस्या है तो समस्या जब सामने आ गई तो उसका उपचार भी तो करेंगे, तो रिमीडियल क्लासेस, रिमीडियल टीचिंग होती है। ये किस तरीके से हो सकती है? एक तो क्लास टीचिंग, जनरल क्लास में भाई पता चल गया बच्चों को ये नहीं आता है, इसमें कमज़ोर हैं, तो उस हिसाब से क्लास टीचिंग हो गई। दूसरा कि हम ये देखते हैं कि ये थोड़ा बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो हम इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग भी करते हैं, या ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग करा देते हैं कि भाई बच्चे तुम अपने आप से इसको ज़रा पढ़ो और पढ़ने के बाद खुद से सीखो इसे, ठीक है? ये सारी होंगे। फिर ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग भी हो जाती है, जैसे इंडिविजुअल ट्यूटोरियल, एक ही तरीके के 10 बच्चे हैं, एक ही जैसी समस्या से और एक ही जैसे लर्निंग पॉइंट पर अटक रहे हैं, तो हम ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मल टीचिंग तो देखो हम लोग करते ही करते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग भी, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मल टीचिंग है लेकिन सब अपने अपने घरों में बैठ के हमको सुन रहे हैं, यानी हम इस तरीके की इनफॉर्मल टीचिंग भी करते हैं। तो ये सारी हमारी स्ट्रैटेजीज होंगी रिमीडियल टीचिंग के लिए। आ गया समझ में? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि हमें बच्चे के प्रॉब्लम एरिया, लर्निंग प्रॉब्लम एरिया में के बारे में पता चल जाता है और उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से, ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों को, मतलब कभी टीचर को भी हो जाता है। उस समय हमने जो क्वेश्चन बना करके क्लास में दिया है डायग्नोसिस टेस्ट के लिए, हो सकता है कि बच्चा उस वक्त नहीं कर पाया लेकिन उसको आता है। मिसकंसेप्शन टीचर को भी हो सकता है और स्टूडेंट को भी हो सकता है। फिर चूँकि ये पता रहता है बच्चों को कि एक क्लास बनेगी रिमीडियल जिसमें कि 4, 6, 10 बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किसी एक को बताया जाएगा, ऐसा करके बात होती है, उनमें एंजाइटी हो जाती है बच्चों को, ख़राब लगता है कि लो हमें नहीं आ रहा है, ये सबको पता चल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, पर ये इसका ड्रॉबैक है। और जो सबसे, चूँकि टीचर मेड है टेस्ट, ये नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, तो इसके रिज़ल्ट के बारे में, इसके असेसमेंट के बारे में बहुत श्योरिटी नहीं होती है। फिर भी ये टेस्ट बहुत बहुत मदद करता है बच्चों के लिए। तो बाद में बिल्कुल इसको हम लोग समअप करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये, सिर्फ इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे का प्रॉब्लम एरिया के बारे में जान रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हम बच्चों के अचीवमेंट के बारे में जानते हैं। इसकी सहायता से बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में हम समझ पाते हैं और जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव होता है। टीचिंग मेथड के बारे में भी हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिससे कि टीचर अपने टीचिंग मेथड में चेंज करता है, चेंज कर सकते हैं वो, उनको करना भी चाहिए अगर उन्हें डायग्नोसिस टेस्ट की सहायता से ये मालूम चल रहा है कि हमारी मेथडोलॉजी में कुछ मुश्किल है, तो उसे भी, यानी डायग्नोसिस टेस्ट के द्वारा हम स्टूडेंट और टीचर
दोनों के टीचिंग एंड लर्निंग दोनों की प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं और उसको दूर करने के लिए हम स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसको देखना और करना, सुन लेना कायदे से, जो नहीं समझ में आए वो हमसे पूछना। अब कल हम तुम्हें स्टैंडर्डाइज टेस्ट के सारे तरीकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, लॉकडाउन में अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरना। ठीक है, गुड नाइट।